Assalamualaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 17 sets and function and it's now review exercise we will learn. Its first question is choose the correct option. First is which one is subset of n. अब यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट में कि n मीन्स नेचुरल नंबर्स। कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स का इसमें से जो हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ऑप्शन में z दिया गया है, z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके अंदर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तमाम इसमें क्या आते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। क्यू मीन्स रेशनल नंबर्स। क्यू रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम किस में लिख सकें? p बाय क्यू फॉर्म में। ऐसे नंबर्स जिनको p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सके उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो जिस तरह से इसमें कौन से नंबर्स आते हैं कि 1/2 इज ऑल्सो रेशनल, इसी तरह 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। बेशक इसके अंदर 1, 2, 3 ये भी आएंगे, लेकिन ये भी इसके अंदर रेशनल नंबर्स में शामिल होते हैं। जबकि नेचुरल नंबर्स ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर बता दूँ कि नेचुरल नंबर्स कौन से सेट होते हैं, कौन से नंबर्स का सेट होता है, तो ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐसे नंबर्स नहीं आते, यानी कि हम यहाँ पर रेशनल नंबर को भी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। फिर इसके बाद है ई इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, लिहाजा ये भी हम नहीं कह सकते। फिर इसके बाद आ जाएगा प्राइम नंबर, पी यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बने, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो हम देख रहे हैं कि ये तमाम नंबर्स वो हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि P इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के सेट में मौजूद होते हैं। सबसेट कहते ही ऐसे सेट को हैं जिसके तमाम मेंबर्स ओरिजिनल जो सेट है उसमें मौजूद हो। तो प्राइम नंबर के तमाम मेंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं, लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी प्राइम नंबर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 में कहा जा रहा है कि टेबुलर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी मीन्स इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज डैश। यानी हमें यहाँ पर z की बात हो रही है, यानी इंटीजर्स की, जिसमें हमने अभी फर्स्ट में डिस्कस किया। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं कि जब उनका स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास क्या आए? 25। हमें ऑप्शंस में दिया गया है 1, 5। 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमें 25 तो नहीं मिलेगा, हमें तो 25 कहा गया है कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 25 के। ये हमें इक्वेशन दी गई है, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब ये इस इक्वेशन को कौन सा फुलफिल कर रहा है? ये बात हमें ध्यान में रखना है कि वो क्या होना चाहिए? इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए। एक्स की वैल्यू इंटीजर्स से बिलोंग करे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखना है। अब 1 हम अगर रखते हैं यहाँ पर तो 25 नहीं आता, लिहाजा ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसके बाद -5 एंड 5। अब इसको हम देखते हैं तो इसमें जब हम -5 का भी स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 25। 5 का भी स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 25। ठीक है, अब इस पर आते हैं। 1 का वही वाली बात यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 5 तो नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। सीधा 25 का भी जब स्क्वायर लेंगे तो 25 के इक्वल नहीं होता, लिहाजा ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। यहाँ से हमें -5 दिया गया है, जबकि इंटीजर्स का मतलब है हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही डिस्कस करने हैं, लिहाजा ये तो नहीं हुए ऑप्शंस। राइट ऑप्शन इज बी हुआ -5 एंड 5, क्योंकि ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे? सेट ऑफ इंटीजर्स से, जिनका स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है? 25। थर्ड, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी
इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी देन, ये हमारा ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी को शो करता है। कह रहे हैं कि अगर ए के ऑर्डर और बी के ऑर्डर, यानी ऑर्डर का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो, इक्वल हो। दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो। जैसे अगर ए के एलिमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहूँ कि अगर ए के मेंबर्स हैं 1 2 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, जितने इसमें एलिमेंट्स इतने ही इसमें एलिमेंट्स, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, यानी दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे सेट्स के ऑर्डर इक्वल कहलाते हैं। तो अब ऐसे सेट्स जिनके ऑर्डर इक्वल हों, हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके जो ऑर्डर हैं वो इक्वल हैं, तो फिर वो सबसेट कहलाएंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा, या बी ए के इक्वल कहलाएगा, या ए इज इक्वलेंट। ये हमारे बुक में जो है ये साइन मिसिंग है। दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिनके ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल हो। ऐसे सेट्स जिनके ऑर्डर इक्वल हो उनको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इसको यूँ भी हम कह सकते हैं कि पीछे हम पढ़ चुके हैं सारी टाइप्स हम फंक्शंस वगैरह की। अब हम प्रीवियस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम ये भी बता सकते हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसे सेट्स जिनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो। ठीक है ना, यूँ भी हम बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यूँ भी हम कह सकते हैं कि जिसमें ऑर्डर्स जो हैं, ऐसे सेट्स जिनमें ऑर्डर्स की तादाद क्या हो, वो इक्वल हो, वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। और फिर हमारा नेक्स्ट डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर में क्या होता है, एक एलिमेंट कम होता है। ज़रूर क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे सेट से कम होगा, एटलीस्ट 2 भी कम हो सकते हैं, 3 भी कम हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 ज़रूर कम होना चाहिए प्रॉपर सबसेट में। दिस इज द साइन ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो अब हमारा जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो हमारा इक्वल की बात हो रही है कब, जबकि वो हों उनके ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल हों। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के ऑर्डर इक्वल, वो कंडीशन कब होती है, इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट सेट में हमेशा ऑर्डर ऑफ सेट्स इक्वल होते हैं। सो इट्स राइट ऑप्शन इज सी। फोर्थ, x such that x belongs to n यानी नेचुरल नंबर्स, एंड x is less than 1, यानी हमने यहाँ पर ऐसा सेट दिया गया है जिसमें x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x की जो एलिमेंट्स हों, जो वैल्यूज होंगी x की, वो क्या होंगी, 1 से लेस। 1 से लेस का मतलब क्या कि ऑन नेगेटिव नंबर्स। लेस क्या हो जाएंगे, 1 से लेस तो हमारे होते हैं 0, फिर उससे कम क्या, -1 -2 -3, इस तरह से हमारे नेगेटिव नंबर चलेंगे। 0 के बाद हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। जबकि यहाँ तो कहा जा रहा है कि n से बिलोंग करता हो, n यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट तो 1 से 1 2 3 4 5 ऑल पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, जो स्टार्ट किससे होते हो, 1 से होते हो। 1 से होना ज़रूरी है। इस डैश, तो अब यानी कि नेचुरल नंबर्स हमारा कौन सा लेना है यहाँ पर, जो कि 1 से क्या हो, लेस हो। 1 से लेस तो हमारा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। अब यहाँ पर ऑप्शंस में हमें क्या कहा गया, सिंगलटन। सिंगलटन कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक वैल्यू आए, सिर्फ एक एलिमेंट आए, ऐसे सेट को कहते हैं सिंगलटन। इन्फिनाइट सेट यानी इसकी कोई लिमिट ना मालूम हो, दी एंड ना मालूम हो, वो इन्फिनाइट होता है। एम्प्टी सेट जो कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और सुपर सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें दूसरे सेट के तमाम मेंबर्स मौजूद हो, तो वो सुपर सेट कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम अगर डिस्कस करें उन ऑप्शंस को, सिंगलटन ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है और 1 से क्या होना चाहिए, 1 से स्मॉलर। 1 से स्मॉलर तो नेचुरल नंबर हमारा कोई भी नहीं होता। हमारा स्टार्ट ही नेचुरल नंबर का सेट किससे होता है, 1 से होता है। यानी कि इसमें क्या आएगा, राइट ऑप्शन एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर्स 1 से स्मॉलर नहीं होता है। लिहाजा इसका राइट आंसर इज सी, एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, a के सेट में बता दिया, एंड b इज इक्वल टू 2 4 6, ये दिस इज द सेट b, देन a डेल्टा b, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस। दोनों में सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है, साइन को हम पढ़ते हैं डेल्टा a डेल्टा b इज इक्वल टू, ये बताना है हमको
इसमें क्या लिखा जाता है, डेल्टा यानी सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लिखते हैं दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं हैं, दोनों के लिखे जाएंगे वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 दोनों में नहीं है, सही। 2 दोनों में मौजूद है, लिहाजा 2 नहीं लिखा जाएगा। 3 दोनों में नहीं है, 3 को लिखा जाएगा। 4 दोनों में मौजूद है, 4 को नहीं लिखेंगे। यानी इसमें राइट ऑप्शन वो है जिसके अंदर 1, 3 एंड 6 आता हो। तो 1, 3 एंड 6 यानी राइट ऑप्शन इज डी पार्ट। हमें वो लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन नहीं हैं, जो दोनों में नहीं आते, कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं, वो दोनों वो तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस यानी ए डेल्टा बी में। यानी कॉमन एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट के लिखते हैं। 6th, विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या कि उनकी सेट्स की अगर हम प्लेसेस चेंज कर दें तो उसमें कोई चेंज ना आए। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर हम उनका फाइंड कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं कि ए डेल्टा बी, अगर इनकी हम बात करें, हमें 2 सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, इनका जब सिमेट्रिक डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हम इनकी प्लेसेस चेंज कर दें, ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए, इस तरह से हम लिख दें तो हमें दोनों के आंसर क्या मिलें, इक्वल मिलें तो फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अब यूनियन में क्या कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है कि इनकी प्लेसेस चेंज करने से कोई चेंज नहीं आ रहा। डिफरेंस में क्या मतलब है कि ए माइनस बी क्या इक्वल होता है बी माइनस ए के। जब हम डिफरेंस निकालते हैं 2 सेट्स का तो हमेशा हमने फर्स्ट सेट के लिखने होते हैं, फर्स्ट सेट के सिर्फ लिखते हैं वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हो। तो क्या हमें डिफरेंस में इक्वल मिलेगा? अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 और बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 एंड 3 फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमने ए सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। लेकिन जब हम b माइनस ए फाइंड करेंगे इसका हमारे पास आंसर आएगा 1, और जब हम फाइंड करेंगे b माइनस ए तो हमने b के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में नहीं है। तो 2 सही है, 2 दोनों में है, कट हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 3, तो इसका आंसर आएगा 3। तो क्या ये सेट क्या इक्वल हो रहा है? ये हो रहा है नॉट इक्वल के, यानी डिफरेंस में अगर हम प्लेसेस चेंज कर दें सेट्स की तो फिर वो डिफरेंट हो जाते हैं सेट्स। तो यानी कि ये डिफरेंस वाला सेट ऐसा सेट है जो कि कम्यूटेटिव नहीं है। इंटरसेक्शन को और डिस्कस कर लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें तो वो क्या इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के? यस, दोनों का इक्वल होता है इंटरसेक्शन, दोनों में हमें आंसर इक्वल मिलेगा। यानी कम्यूटेटिव पे तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी हो रहा है, यूनियन भी हो रहा है, इंटरसेक्शन भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस वाला ऐसा है ऑपरेशन जो कि कम्यूटेटिव नहीं होता। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डिफरेंस। बी ऑप्शन डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, और यही हमसे कहा गया है, पूछा गया है। नंबर 7, अब इसमें हमें जो दिया गया है सेट, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। जब हमें इस तरह से ये सिंबल्स के फॉर्म में दिया जाता है तो हम इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p यानी प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर ये साइन बनी हुई है, ये साइन क्या कहलाती है? इसको पढ़ते हैं हम और x बिलोंग्स टू q यानी रेशनल नंबर। अब ये हमें दिया गया है, तो अब बताना है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर इसमें से ऑप्शन में कौन से वाला सेट आएगा।
तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, मैं इससे पहले बताता हूँ साइन को, ताकि आपको ये फिर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो, कि ये साइन कहलाती है और। इससे पहले तक हम यहाँ पर जो साइन पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, वो हमने ये साइन पढ़ी है, ठीक है। ये साइन क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं एंड। ये कहलाती है साइन एंड की। अब हम पढ़ रहे हैं और यानी कि पी के प्राइम नंबर के मेंबर्स या फिर रेशनल नंबर्स के मेंबर्स इस सेट में आएंगे। तो अब यहाँ पर फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है P इंटरसेक्शन Q। अच्छा, ये बात और मैं आपको बता दूं कि ये बात याद रखनी है, जब भी हमें इंटरसेक्शन कहा जाए टू सेट्स का, तो उस सूरत में क्या होती है, साइन सेट्स के बिटवीन, जैसे यहाँ पर हमारा बिलोंग्स टू दिया गया है, हमेशा क्या होगा, एंड होगा, एंड की साइन होगी। जब एंड की साइन होगी तो फिर टू सेट्स का क्या होगा, इंटरसेक्शन। क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ पर क्या दी जाएगी, साइन एंड की दी जाएगी। इन दोनों में कॉमन लिखना है, ना तो एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ तो मैं एम्प्टी की बात तो नहीं की, यहाँ तो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर का होगा या फिर रेशनल नंबर का होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन दिया गया है पी यूनियन क्यू। यूनियन में यहाँ पर और की साइन दी जाएगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी और की साइनों में फॉर्म से अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यूनियन की साइन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारा अब सेट एम्प्टी नहीं रहेगा यूनियन की सूरत में। या तो हम पी का लिखेंगे या फिर हम क्यू का लिखेंगे, ठीक है। और माइनस में भी ऐसा ही होता है कि माइनस में हमने पहले सेट के मेंबर्स लिखने होते हैं, तो अब यहाँ पर माइनस क्यू करेंगे हम, तो हमें यहाँ पर टू सेट्स की बात आएगी। माइनस में भी दोनों सेट हमें चाहिए, सिर्फ एक सेट नहीं चाहिए। और सिमेट्रिक डिफरेंस में भी ऐसी ही बात है कि हमें दोनों सेट्स चाहिए। तो यहाँ पर जब भी और की साइन आएगी तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, यूनियन, पी यूनियन क्यू। जो भी दो सेट हमें यहाँ पर दिए जाएंगे, हमेशा जब भी उनके बिटवीन और की साइन हो तो हम यूनियन का जो ऑप्शन है उसको मार्क करेंगे, ठीक है। 8 में कह रहे हैं कि x such that x belongs to universal set, u कैपिटल U बना हुआ यानी यूनिवर्सल सेट, एंड x is not belongs to, this is the sign of not belongs to a intersection b। अब हमें बताना है इसमें, अब यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं पहले कि u जो है यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और a इसके एलिमेंट्स हैं 1 and 2, b के एलिमेंट्स हैं 2 and 3, ये हमने ले लिए। यूनिवर्सल सेट हमेशा ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें दूसरे सेट्स के तमाम मेंबर्स मौजूद हों, सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर ए की भी मौजूद है, बी की भी मौजूद है, लिहाजा यू जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों के हमने क्या लिखना है, सिर्फ कॉमन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 हमारे पास आएगा, ठीक है। तब हमें बताना है कि 2 जो है वो इसमें x में नहीं होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू कह रहे हैं ना, यानी 2 का जो एलिमेंट है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो इस सेट में नहीं आएगा। यूनिवर्सल से तो बिलोंग करता है, यूनिवर्सल से तो बिलोंग करता है, लेकिन वो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो उसमें यूनिवर्सल में नहीं आएगा। तो देखें, इंटरसेक्शन में तो सिंपल यहाँ पर ये खुद ही कह रहा है कि नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी तो मतलब है कि हमारा पूरा का पूरा यही यूनिवर्सल सेट आ जाएगा वापस। हम ए यूनियन बी लेंगे, इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 2 3, और यूनिवर्सल में यही सारे मौजूद हैं, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। वो तो हमारा यूनिवर्सल सेट तो नहीं हुआ, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, हमने जो ए इंटरसेक्शन बी निकाला 2, इसको हम क्या करें, यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। यूनिवर्सल में से हम इसको माइनस करेंगे
तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स आने हैं, बस वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं हैं, जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन की कंडीशन में कहा जा रहा है। देखिए जैसे हम यहाँ पर आपको मैं करके बता देती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। ठीक है ना। तो अब यूनिवर्सल के हमने एलिमेंट्स क्या लिखे हैं, 1 2 3, ये हमने लिखे हैं माइनस साइन, और ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करा, वो क्या आया है, वो आया है 2, वो 2 आया। ठीक है। तो अब जब इनका हम निकालेंगे डिफरेंस तो वो इसमें क्या आ जाएंगे, 1 और 3 आएंगे, सिर्फ 1 और 3 ये हमारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ये हुआ राइट, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये वो सेट है जिसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट शामिल नहीं हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन कह रही है कि x इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। लिहाजा इसका राइट आंसर क्या हुआ, राइट ऑप्शन है इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट में ही सिर्फ क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन जो है वो कट हो रहा है, नॉट बिलोंग्स टू हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट 9 में कह रहे हैं फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी ऐसे सेट्स जो कि एम्प्टी नहीं है, उनमें कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए एंड बी, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, में कंडीशन बता रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है उनका इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, वो यानी कि नल सेट, दिस इज द साइन ऑफ नल सेट, देन ए एंड बी आर डैश, तो फिर ए और बी जो है वो डैश होते हैं। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सेल्स। सेल्स क्यों होगा, क्योंकि सेल्स की डेफिनेशन ही यही है, सेट्स को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि ऐसे सेट्स जिनका यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट हो और उनका इंटरसेक्शन नल सेट हो यानी एम्प्टी सेट हो, उसे हम कहते हैं सेल्स। ठीक है। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़रूर कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए यानी वो इंटरसेक्शन तो एम्प्टी नहीं हुआ, तो वो इस वाली जो इसकी ये कंडीशन है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट को नहीं कहेंगे। इक्वल सेट में तो क्या होता है, तमाम वही एलिमेंट्स होते हैं, दोनों सेट्स में सेम होते हैं, लिहाजा उसमें भी ये इंटरसेक्शन की जो कंडीशन है उसमें फुलफिल नहीं हो रही। नन यानी कोई भी नहीं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सेल्स जो है वो इस पूरी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन क्या है, वो है सेल्स। नंबर 10 है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट अगेन होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश, यानी हमें यहाँ पर ए का ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बताना है वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले सपोज कर लेंगे कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और हमने कह दिया ए सेट इसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। जब हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस ए, u माइनस ए यानी हम u के एलिमेंट्स a में से कट कर देंगे, निकाल देंगे, तो जो कॉमन है दोनों के वो तो कट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है। अब इसके बाद हमें अगेन इसका फाइंड करना है होल कॉम्प्लीमेंट, तो अब अगेन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यानी 3 अब इस यूनिवर्सल में से कट हो जाएगा, 3 ये कट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर आएगा 1 और 2, 1 और 2 आएगा। सही है। अब हमें क्योंकि 3 टाइम्स मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट, तो इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पर यूनिवर्सल माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यूनिवर्सल हमारा जो है वो क्या है 1 2 3 है, और जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करा है, जब हमने डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करा है वो हमारा आया है 1 2, जब इसमें से निकल गया सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 3, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 3। ठीक है। अब ये जो हमारे पास 3 आया, तो ये हमने ऊपर हमने सॉल्व करा था, 3 हमारे पास कब आया है, जब हमने फाइंड करा ए कॉम्प्लीमेंट, जब ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करा था तो हमारे पास ये 3 आया था,
यानी कि जब भी हम ए का ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, बी, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी जब भी, इससे मुझे पता चलता है कि जब भी हम किसी भी सेट का 3 टाइम्स फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। नंबर 11। अब 11 में क्या कहा जा रहा है, अब 11 कह रहा है कि इफ ए, अब ये जो साइन है, इस साइन को हम पढ़ते हैं सुपर सेट, ये सबसेट की साइन नहीं है, ये मत कंफ्यूज होइएगा। सबसेट के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो ये साइन होती है। अगर ये लिखा हुआ हो तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन जब इस तरह से लिखा हुआ हो तो ये पढ़ा जाता है कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू डैश। अब सुपर सेट कौन सा होता है, सुपर सेट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सुपर सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स क्या हो, दूसरे सेट से ज़्यादा हो। जैसे ए के फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स हैं 1 and 3। ठीक है, सुपर में हमेशा एक एलिमेंट ज़रूर कम होगा, एटलीस्ट एक ज़रूर कम होगा, 2 भी कम हो सकते हैं, 3 भी कम हो सकते हैं, लेकिन एक ज़रूर उससे कम होता है किसके अंदर, सुपर सेट के एलिमेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो फिर देन कहा जा रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू डैश। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जब ए और बी का यूनियन निकालेंगे, जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ए सेट ही वापस मिल जाएगा। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन, सेट ए। कि जब भी हमने सुपर सेट दिया गया हो तो फिर इसका यूनियन जो होता है दोनों सेट्स का, वो कौन सा वाला सेट होता है, जो कि सुपर है, जिसके एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा हैं। सो राइट ऑप्शन इज ए। Number 12, in Venn diagram dash is used to represent universal set। यूनिवर्सल सेट को Venn diagram में रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम डैश यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए हमेशा जब भी यूनिवर्सल सेट को हम बता रहे होते हैं Venn diagram में, हमेशा उसके लिए हम बनाते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को। वेन डायग्राम कहते ही ये हैं कि जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर से सेट को बता सकें, वो कहलाता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को यहाँ पर रेक्टेंगल के ज़रिए रिप्रेजेंट करा जाता है। नंबर 13 में कहा जा रहा है कि इफ x एंड 6 इज इक्वल टू 2 and y -6 देन x + y इज इक्वल टू डैश। हमें यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दे दिए गए हैं, ये शो कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर को, और इनके दरमियान साइन इक्वलिटी की लगी हुई है, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो इक्वल किसके है, 2 के। हमें यहाँ पर x बता दिया 2 के इक्वल, और इसके लिए क्या कहा, y के लिए, कि सेकंड एलिमेंट में लिखा हुआ है y, यानी 6 इज इक्वल टू y -6। तो यहाँ से हम जब y को निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -6 को साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू y। इट मीन्स y जो है वो तो 12 है, y 12 है और x जो है वो 2 है। तो फिर x + y ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 12, 2 + 12 यानी कि क्या, 14 आएगा। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी पार्ट 14। तो इस तरह से हम जो है वो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हों तो हम x और y को फाइंड कर सकते हैं। अब 14 में क्या कह रहे हैं, अब 14 में कह रहे हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ a मल्टीप्लाई b, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल है, वो 100 के इक्वल है, एंड ऑर्डर पेयर ऑफ b, यानी ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड देन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू डैश। हमें यहाँ पर a क्रॉस b का ऑर्डर बता दिया है, वो क्या है, 100 है, वो 100 है, और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 5 बता दिया गया है। तो बताएं कि फिर ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, यानी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, के ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, डॉट ऑर्डर ऑफ बी। इससे हम फाइंड इजीली कर सकते हैं, इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमको दिया हुआ है, कितना है, 100 है। ये हमने फाइंड करना है, हमें बताना है ये कितना होगा। ये बता दिया गया है कितना है, ये भी 5 है, ये 5 दे दिया गया है। यहाँ पर साइन ये शो कर रही है मल्टीप्लाई के साइन को, तब यहाँ पर साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा कितना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 यानी 20। यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, वो होगा 20, सी ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से हम जो है फाइंड क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा। नंबर 15, a function is called surjective if range is dash कोडोमेन, कि अगर रेंज और कोडोमेन डैश हो तो फिर फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर्जेक्टिव यानी ऑन टू के लिए तो कंडीशन क्या होती है कि हमेशा रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए हमेशा इक्वल। ये मैंने बताई थी आपको एक्सरसाइज 17.5 की जो वीडियो है, उसमें सारे फंक्शंस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से अंडरस्टैंड इसको इजीली कर सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन सब्जेक्टिव हम कह रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि रेंज हमेशा कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो फिर वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है फिर वो सब्जेक्टिव फंक्शन। अब 16 में कह रहे हैं कि फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन कब कहलाएगा, जबकि रेंज क्या हो, डैश हो कोडोमेन के। सही, दिस इज द साइन ऑफ, ये कहलाती है साइन सुपरसेट की। सुपरसेट तो नहीं होता, बल्कि क्या होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन में कह रहे हैं प्रॉपर सबसेट। तो हमेशा जब भी इनटू फंक्शन में बताएंगे तो उसके लिए रेंज प्रॉपर सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन और रेंज में जो होता है रिलेशन वो कौन सा होता है, इनटू, उस वक्त प्रॉपर, जब प्रॉपर सबसेट होगा रेंज जो है वो कोडोमेन के प्रॉपर सबसेट होगी, तो उस वक्त में फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन। उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। कब कहते हैं, जब बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब भी रेंज क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन के, तो फिर उस सूरत में फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। नाउ 17, अब 17 में है कि विच वन इज द फंक्शन। अब फंक्शन की हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या कहती है फंक्शन के लिए कि हमेशा ऐसा रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें क्या हो कि फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर हमें ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं, हमें सबसे पहले रिलेशन बनाकर दे दिया गया है। रिलेशन के अंदर हमें देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किसको शो करता है कि वो मैपिंग किससे कर रहा है, उसके हमेशा से वो सिर्फ एक बनने चाहिए। कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन किस वक्त होता है, जबकि ए जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी वो सिर्फ वन टाइम आए, वो हर पेयर में, हर ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आए, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि वो फंक्शन है, ऐसा रिलेशन फिर फंक्शन कहलाता है। अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट, अभी 2 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये शो करता है किसको, ये शो करता है डोमेन को, ये डोमेन को शो करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को शो करते हैं। डोमेन की सिर्फ और सिर्फ वन टाइम मैपिंग हुई भी होनी चाहिए, यानी डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ वन टाइम ऑर्डर्ड पेयर में आने चाहिए। किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए होते हैं उसमें सिर्फ वन टाइम डोमेन के एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2, अब 2 क्या हुआ, रिपीट हो गया। ये डोमेन के हैं, शो कर रहे हैं, डोमेन के शो कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये 2 तो रिपीट हो रहा है। 2 रिपीट होने की वजह से फिर ये फंक्शन से क्या हो गया, ये आउट हो गया, यानी ये फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन नहीं है तो फिर यानी कि हम फिर नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ये तो नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट को सिर्फ चेक कर लें,
ठीक है, ये हमें यहाँ पर रिलेशन दिए गए हैं, हमें सेट नहीं दिया गया है, लिहाजा जो उसकी फंक्शन की जो कंडीशंस होती हैं इसकी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को हमने चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो हमने यहाँ से किसको चेक करना है, जो इसके फर्स्ट एलिमेंट हैं जो कि शो करते हैं, किसको शो करते हैं, डोमेन को। डोमेन को सब देख लीजिए कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर्ड पेयर्स में। यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर अगेन 6 आ गया, रिपीट हो गया। ये रिपीट हो गया फर्स्ट एलिमेंट, तो यानी ये फंक्शन नहीं है। बस इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है ऑर्डर्ड पेयर में, तो फिर वो फंक्शन होगा। अगर रिपीट हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है 0, 6 एंड 5। अब 0, 6, 5 रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। 0 है फर्स्ट एलिमेंट 6 है, फर्स्ट एलिमेंट 5 है, रिपीट नहीं है, लिहाजा ये हमारा क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। लिहाजा ये राइट ऑप्शन इसका क्या हुआ, सी हुआ। ये रिलेशन जो है एक्चुअली क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन को शो कर रहा है। नाइस 18 में कह रहे हैं कि विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, कि कौन सा इसमें जो है हमेशा बाइजेक्टिव होता है। फर्स्ट ऑप्शन ऑन टू। ऑन टू वाला क्या होता है, ऑन टू वाला तो होता है सर्जेक्टिव, ये बात हम जानते हैं। वन वन फंक्शन, ये वन फंक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो क्या हो, इसके लिए हम कहते हैं बाइजेक्टिव नहीं होता। बाइजेक्टिव के लिए तो जरूरी होती है, कंडीशन होती है कि वो वन क्या हो, करस्पॉन्डेंस हो। इसकी ये होती है कंडीशन कि उसके अंदर हमेशा वन करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, तब वो कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इनटू वाला तो इंजेक्टिव होता है, वन वाला बाइजेक्टिव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वन करस्पॉन्डेंस। लिहाजा राइट ऑप्शन इज डी, वन करस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पर नंबर 19 में है कि इफ फंक्शन f such that n is natural number, जो नंबर में तमाम आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, टू रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल में तो तमाम आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, सब आते हैं। देन विच वन इज नॉट पॉसिबल, अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि f फंक्शन f5 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये जो शो कर रहा है f(5), ये शो कर रहा है किसको, डोमेन को, ये डोमेन को शो कर रहा है, ठीक है। और जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि फंक्शन सच दैट n to r, n to r, यहाँ पर n क्या शो कर रहा है, n शो करता है किसको, ये शो करता है डोमेन को। दिस इज द डोमेन, ये डोमेन है। अब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये सारे जो होते हैं, ये यहाँ पर जो लिखे हैं फंक्शन ऑफ जो लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है, डोमेन को शो कर रहे हैं। डोमेन तो हमारा क्या ज़रूरी है, नेचुरल नंबर का होना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर में हमारे आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देन विच वन इज नॉट पॉसिबल, कि कौन सा जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव वाला जो है ये पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसका ऑप्शन हुआ, आंसर हुआ इसका f(-2) इज इक्वल टू 6। नंबर 20, विच वन इज कम्यूटेटिव। अच्छा, ये हमने पीछे 6 ब्लैंक पे हमने डिस्कस किया था कम्यूटेटिव को, कि क्या होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हमने कहा था कि जब हम सेट्स की जो है वो प्लेसेस को चेंज कर दें तो कोई चेंज ना आए, रिजल्ट चेंज ना हो, से हम कहते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं डिफरेंस को, हमारे पास कोई दो सेट हैं A एंड B, अगर हम उनका फाइंड करें डिफरेंस यानी A माइनस B, तो क्या वो इक्वल होता है B माइनस A के, नहीं, नॉट इक्वल। पीछे हम सीख चुके हैं, इस बात को मैंने डिस्कस करा है, डिफरेंस में जो वो इक्वल नहीं होता। यूनियन में क्या, अगर हम कहें कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, तो हमें रिजल्ट एक ही मिलेगा, सही मिलेगा। यस, इसमें ऐसा ही होगा। यूनियन में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इनके प्लेसेस चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई चेंज नहीं आता। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि जब हम A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A फाइंड करें, B क्रॉस A फाइंड करें तो क्या हमें रिजल्ट एक ही मिलेगा, नहीं, हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। उस सूरत में हमारे ऑर्डर पेयर में चेंजिंग आ जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
ठीक, तो हमारा यानी राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन इज बी, यूनियन। यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत होता है, क्योंकि इसमें हम प्लेसेस चेंज कर देंगे सेट्स की तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर नंबर 17 के जितने भी MCQs हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह आपको ये यकीनन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी MCQs में कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।